नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का ए टू कक्षा की कक्षा में। हम लोग हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में चिन्ह है और सूची 2 में अर्थ है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। जिसमें आप देखते हैं कि जन्म से जो बुद्ध जी का जन्म था उससे संबंधित था कमल व साढ़। कमल व साढ़ था, तो एक आपका चौथा है। बी प्रथम प्रवचन को हम धर्म चक्र के नाम से जानते हैं। दूसरा है महाबोधि का बोधि वृक्ष और त्याग के लिए घोड़ा इनका चिन्ह था। तो आपका 4, 2, 1, 3 आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसमें प्रथम उपदेश को आप धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और आपने देखा होगा परिनिर्वाण, परिनिर्वाण को हम किस नाम से जानते हैं, क्या चिन्ह है, इसका क्या अर्थ है? तो पद चिन्ह। जो परिनिर्वाण है वो पद चिन्ह से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए मतलब बौद्ध दर्शन में क्या है क्या नहीं है। तो क्या बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म नहीं होता है? बौद्ध दर्शन में अगर उसके अनुसार हम देखें तो पुनर्जन्म नहीं होता है। बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए, जो कथन ए है, गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं है। जी बिल्कुल, आत्मा की सत्ता नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। आत्मा की सत्ता न होते हुए भी ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन डी ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन 2 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कहाँ पर बुद्ध जी के द्वारा बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देने की अनुमति इन्होंने दी थी? तो ऑप्शन आपका इसमें बी जो सही है। वैशाली में बुद्ध जी ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी। और किसके कहने पर? तो इनके शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। आप जानते हैं इनके शिष्य आनंद थे। इन्हीं के कहने पर बुद्ध जी ने पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति देते। जिसमें जो पहली महिला थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की क्या थी? मौसी थी। ठीक है, सबसे पहले प्रजापति गौतमी संघ में शामिल हुई थी। और हाँ, यहीं पर बुद्ध जी ने कहा था कि जो संघ सदियों तक चलता वह अब 500 सालों में ही दम तोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। समिति या संगीति का आयोजन हुआ था, तो किसके काल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ कहाँ था? तो यह राजगृह में हुआ था। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ पर? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। कब हुआ था? तो 483 बीसी के आसपास, 483 बीसी में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे, आप जानते हैं इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप थे। और इस प्रथम बौद्ध संगीति में जो कार्य हुआ था वह विनय पिटक और सुत्त पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। विनय पिटक और सुत्त पिटक का क्या किया गया था? संकलन किया गया था। संकलन किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। निम्नलिखित में से वे बंजारे कौन थे? तो ये बंजारे आपके मल्लिक और तपस्सु थे। भल्लिक और तपस्सु थे। ये दोनों, इन्हीं दोनों को उपदेश देकर इन बंजारों को बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया था। किसमें? बुद्ध जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। तो बुद्ध जी ने सबसे पहले जो उपदेश दिया वो दिया था कहाँ? सॉरी, सबसे पहले सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। सबसे पहले उपदेश तो सारनाथ में दिया था इन्होंने, तो जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से हम जानते हैं। तो ये श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं।
तो नियम से जो संबंधित पिटक है वो आपका विनय पिटक है। विनय पिटक में नियम से संबंधित संघ है, संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। और अगर सुत्त पिटक की बात करें, सुत्त पिटक में आपको बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत और उपदेश हैं, सिद्धांत और उपदेश हैं, इसकी बात है। और अभिधम्म में बात करें, अभिधम्म में दार्शनिक सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है, तो विनय पिटक में नियम, बौद्ध धर्म से संबंधित नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा की अगर हम बात कर रहे हैं तो सांख्य दर्शन जो है प्रारंभिक शाखा है, जिसके प्रवर्तक थे कपिल। कौन थे? कपिल थे। और अगर मीमांसा की बात करें तो जैमिनी है। वैशेषिक के आपके कणाद हैं, चरवाक के चरवाके ही हैं। और यहाँ पर हम कुछ और अगर देखें तो योग दर्शन के, योग के पतंजलि हैं, पतंजलि हैं। न्याय के गौतम हैं, न्याय के गौतम हैं। और अगर वेदांत की बात करें तो आप जानते हैं वेदांत के वादरायण हैं। वादरायण कौन है? वादरायण, सॉरी, वादरायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली, बुद्ध और बुद्ध जी का और कह सकते हैं बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का जो दोनों की तीर्थ स्थली है वो आपकी कौशाम्बी है। कौन है? कौशाम्बी दोनों की तीर्थ स्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? तो हिमालय क्षेत्र में आपके मध्यम गए थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अनुसार अगर हम बात करें उसके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो मंझिम गए थे। कहाँ पर? हिमालय में गए थे। और यहाँ पर अगर हम धर्म रक्षित की बात करें तो यह अपरांतक गए थे, अपरांतक गए थे, है ना। और कुछ लोगों को अगर हम देखें जैसे मध्यांतिक थे। कौन थे? मध्यांतिक। मध्यांतिक आपके कश्मीर गए थे, कश्मीर तथा गांधार गए थे मध्यांतिक। महारक्षित, महारक्षित आपके यवन देश गए थे, यवन देश। धर्म रक्षित अपरांतक गए थे। और महाधर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित जो थे ये आपके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गए थे। और सोन व उत्तरा, सोन व उत्तरा स्वर्ण भूमि गए थे। और आप जानते हैं महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा कहाँ गए थे? तो लंका। महेंद्र और संघमित्रा कहाँ गए थे? लंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। पहली बार अगर हम बात करें मानव रूप में देवताओं की पूजा तो कुषाण काल में ही शुरू की जाती है। और पहली प्रतिमा की बात करें तो बुद्ध की प्रतिमा है जो कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आप शाक्य के कपिल वस्तु थे, कपिल वस्तु में शाक्य थे। और आपके कोलीय रामग्राम बिल्कुल सही है। अलकप कलाम नहीं, अलकप के जो थे वो बुली थे, बुली के अलकप थे। तो ऑप्शन सी आपका गलत है, मतलब सही है। जो पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है तो यहाँ कलाम की जगह क्या होना चाहिए था? बुली। तो अलकप के बुली हैं। और मल्ल कुशीनगर हैं। मोरी के ऐसे ही पिपलीवन के मौर्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे, मिथिला के विदेह थे, है ना। लिख देते हैं मौर्य
पिपलीवन के थे, पिपलीवन, पिपलीवन, मोरी, पिपलीवन के थे, लिच्छवी, वैशाली, और आपकी विदेह मिथिला, विदेह मिथिला, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो है, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है, मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है जिसमें हम मिनांडर, जो यूनानी शासक था मिनांडर, मिनांडर और बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था नागसेन, इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप है इसी का वर्णन है कहाँ पर? मिलिंद पन्हो में। और मिलिंद पन्हो एक क्या है? पाली ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? विशुद्धि मग्ग पुस्तक किस संप्रदाय से? तो विशुद्धि मग्ग आपका हीनयान से संबंधित है। और विशुद्धि मग्ग जो ये पुस्तक है विशुद्धि मग्ग, इसकी जो रचना करने वाले व्यक्ति हैं, रचना करने वाले जो व्यक्ति हैं इनका नाम है बुद्ध घोष, इन्होंने इसकी रचना की थी और यह हीनयान से संबंधित है, हीनयान का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध है। संस्था, संस्था का जो संबंधित विभाग है, यह जो संस्था था यह एक गुप्तचर विभाग था। क्या था? गुप्तचर विभाग था। जो संस्था था एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का काम करते थे, एक स्थान पर रहकर। कहाँ पर? एक स्थान पर रहकर कार्य करते थे, कार्य करते थे। लेकिन एक संचार भी था, संस्था और संचार, संचार जो होता था ये भी गुप्तचर विभाग ही है, लेकिन यह जगह जगह घूम घूम कर क्या करते थे? कार्य करते थे, गुप्तचर का कार्य करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्रोण एक माप थी, द्रोण एक माप थी। द्रोण किसकी माप थी? तो द्रोण अनाज के लिए मापी जाती थी। जो मापन इकाई थी यह किसके लिए थी? अनाज के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? 7 वर्गों में विभाजित होने का जो उल्लेख है यह इंडिका में मिलता है। मेगास्थनीज की जो इंडिका है इसमें 7 वर्ग का वर्णन मिलता है, जिसमें 7 वर्ग में जो समाज थे उसमें थे दार्शनिक थे, कृषक थे, अहिर थे, कारीगर थे, सैनिक थे और निरीक्षक, और एक थे आपके सभासद। इस 7 वर्गों में समाज को विभाजित करने वाला कार्य कौन किया था? मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। सूची 1 में दर्शन है और इसमें मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं। अगर हम न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन में हम तार्किक चिंतन को देखते हैं, तो तार्किक चिंतन 1 आपका 4 हो गया। मीमांसा में हम वैदिक अनुष्ठान की बात करते हैं तो बी का 3रा हो गया। सांख्य दर्शन में हम वास्तविक ज्ञान, हाँ 1 हो गया, सी का 1 वास्तविक ज्ञान का अधिग्रहण अभिग्रहण। और वेदांत दर्शन में आप हम आत्मा ज्ञान देखते हैं, आत्मज्ञान देखते हैं, तो आपका डी का 2रा हो गया। तो 4 3 1 2 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 4 3 1 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किस स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था? कलिंग के बारे में हम देखते हैं, जब कलिंग का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 261 बीसी में, 61 बीसी में हुआ था, जो कि अशोक के राजाभिषेक के 8वें वर्ष। तो राजाभिषेक अशोक का हुआ था 269 बीसी में, है ना। और इसका उल्लेख में मिलता है 13वें शिलालेख में। कहाँ पर? 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में हमको देखने को मिलता है कलिंग का युद्ध। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जिसमें हम देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अशोक का 13वां शिलालेख, बी केवल 2 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा इस शिलालेख की अगर हम बात करें, अशोक के शिलालेख की बात करें, तो अशोक के 14 शिलालेख हैं जो कि 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख मिलते हैं 8 अलग अलग स्थानों से।
अलग अलग स्थानों से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया और कथन आर है, कारण आर है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। जी बिल्कुल सही, कथन और कारण दोनों सही भी हैं और स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं, है ना। कथन ए और दो दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, क्योंकि कलिंग जो है जो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। बिल्कुल सही, जो समुद्री इलाका था वहाँ का कलिंग उसको नियंत्रित करता था। तो अशोक चाहता था कि अगर मेरा कलिंग पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो मुझे किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा व्यापार करने के लिए या फिर और भी जो संसाधन है उसे प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर की स्थापना करता है। तो कश्मीर के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है आपके राज तरंगड़ी से मिलती है और राज तरंगड़ी में ही इस बात का उल्लेख है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। और यह जो राज तरंगड़ी है इसके जो रचनाकार हैं, जो इसको रचा है जिन्होंने, उनका नाम है कल्हड़। क्या नाम है? कल्हड़। और यह कश्मीर के इतिहास को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। पश्चिम भारत का मतलब आप गुजरात, सौराष्ट्र कह सकते हैं, जो सौराष्ट्र गुजरात वाला महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है उस पर। तो जूनागढ़ का जो शिलालेख है उससे हमें पता चलता है। तो ऑप्शन सी आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो है, इससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त का पश्चिम भारत पर भी क्या था प्रभाव था। और पश्चिम भारत में ही हमें पता चलता है, जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो सुदर्शन झील जो है जिसका निर्माण किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था अपने गवर्नर पुष्य गुप्त वैश्य से। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वहाँ का चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था वहाँ का, उसका नाम था पुष्य गुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य उसका नाम था। और इसके बाद अलग अलग समय में जैसे अशोक के गवर्नर तुषास्प ने भी उसका मरम्मत करवाया, रुद्रदामन का जो गवर्नर था सुविशाख, उसने भी मरम्मत करवाया। तो अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का रुम्नदेही स्तंभ संबंधित है। अशोक का जो रुम्नदेही स्तंभ संबंधित है वो बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है। और इसी रुम्नदेही स्तंभ से हमें यह भी पता चलता है कि अशोक अपने शासन काल के किस वर्ष? 20वें वर्ष। 20वें वर्ष कहाँ जाता है? रुम्नदेही जाता है, लुम्बिनी जाता है। लुम्बिनी जाता है और बुद्ध की पूजा करता है। और पूजा करने के बाद वहाँ का जो ग्राम का बलि कर था उसको समाप्त करता है। और जो कृषि कर था, मुख्य आपका है जो कृषि कर था, इसको 1/6 से 1/8 करता है। 1/6 से 1/8 कर देता है, क्योंकि वह बुद्ध जी की जन्म स्थली थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अशोक का रुम्नदेही स्तंभ बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित होता था। तो एग्रोनोमोई की अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्रोनोमोई था यह मार्ग निर्माण करता था, मार्ग निर्माण। और जो आपका मापतौल का है, मापतौल संबंधी जो होता था वो पौतवाध्यक्ष होता था। और राजस्व प्रबंधन का समहर्ता होता था, समहर्ता। तो मापतौल से संबंधित पौतवाध्यक्ष था। तो एग्रोनोमोई आपका मार्ग निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में शासक है और सूची 2 में से संबंधित
जो उपाधियां हैं, है ना। तो अगर हम चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त का आपका है सैंड्रोकोटस, दूसरा बिंदुसार का है आपका अमित्रघात, अशोक का प्रियदर्शी और चाणक्य का विष्णुगुप्त। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था, कहाँ से शासन कर रहा था, पहले किसको पराजित किया था, तो पराजित किया था सेल्यूकस को। इसने किसको पराजित किया, 305 बीसी में पराजित किया था, किसे, सेल्यूकस को, सेल्यूकस निकेटर को। यह कहाँ का शासक था, तो सीरिया का शासक था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया, तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया, है ना। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था, राज्य का 7वां अंग। तो अगर हम 7 अंग की बात करें तो जो पहला था स्वामी, दूसरा था अमात्य, तीसरा था आपका जनपद, चौथा था दुर्ग, पांचवा था कोष, छठवां था आपका दंड और सातवां था आपका मित्र। तो क्वेश्चन पूछा है कि सप्तांग के अनुसार 7वां अंग मित्र था, है ना। जनपद कौन सा था, जनपद तीसरा था, दुर्ग चौथा था और कोष आपका 5वां था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, देवानाम की उपाधि धारण की थी, किसने किसने देवानाम की उपाधि धारण की थी, तो अशोक ने और दशरथ ने, 1 और 2, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अशोक और दशरथ ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए थे और यहीं पर संलेखना या संथारा जिसे हम कहते हैं, संलेखना या संथारा पद्धति से क्या किए थे, अपने प्राणों को त्याग दिया था इन्होंने, कहाँ पर, श्रवणबेल गोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, विस्तृत विवरण कौन प्रस्तुत करता है मौर्य नगर प्रशासन का, तो मेगस्थनीज का जो इंडिका था, यह सबसे यह जो है मौर्य विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, किसका, मौर्य साम्राज्य का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, द्वितीय शिलालेख में किसका उल्लेख नहीं है, तो सातवाहनों का उल्लेख नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें जो उल्लेख मिलता है आपका चोल का मिलता है, चोलों का मिलता है, पांड्य का मिलता है और सतीय पुत्र का मिलता है और केरल पुत्र का मिलता है, जिसे हम केरल पुत्र जिसे हम चेर कहते हैं, चेर, इसका हमें उल्लेख मिलता है कहाँ पर, द्वितीय शिलालेख में, लेकिन सातवाहनों का हमें नहीं मिलता है। तो चोल, पांड्य और सतीय पुत्र का हमें विवरण मिलता है।